आज के इस लीगल वीडियो में हम भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत आने वाले सामान्य आशय नामक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मिलीजुली आपराधिकता से संबंधित विधि की पूर्ण रूप से व्याख्या कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। सामान्य आशय जिसे धारा 34 में बताया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 संयुक्त दायित्व या अन्वयिक दायित्व से संबंधित है। धारा 34 के अनुसार जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी नहीं किया हो। उपरोक्त प्रावधान का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं। नंबर 1, कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। नंबर 2, ऐसा आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। नंबर 3, कार्य करने वाले व्यक्तियों का सामान्य आशय हो। नंबर 4, आपराधिक कार्य सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया गया हो। यदि उपरोक्त अपेक्षाएं संतुष्ट हो जाती हैं तो प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए उतना ही दायी होगा मानो उसने उस अपराध को स्वयं अपने हाथों से किया हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। जहां कई व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति पर लाठियों से प्रहार किया जा रहा हो और यह प्रहार उस व्यक्ति को जान से मार डालने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जा रहा हो, वहां भले ही यह निश्चित हो कि व्यक्ति की मृत्यु किस व्यक्ति के लाठी के प्रहार से हुई है, प्रत्येक व्यक्ति एक समान रूप से मृत्यु कारित किए जाने का अपराधी होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि हर एक ने अकेले उसकी मृत्यु कारित की हो। इसी के अंतर्गत नंबर 1 पर पॉइंट दिया गया है आपराधिक कृत्य। धारा 34 उन मामलों में लागू होती है जिनमें कोई आपराधिक कृत्य हुआ हो। आपराधिक कृत्य से तात्पर्य ऐसे कृत्य या लोप से है जो विधि विरुद्ध है। अगला पॉइंट है नंबर 2 पर अनेक व्यक्ति। अनेक व्यक्ति से तात्पर्य एक से अधिक व्यक्तियों से है। व्यक्तियों की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, अतः धारा 34 को लागू होने के लिए अभ्युत गण की संख्या 2 होनी आवश्यक है। नंबर 3 पर आता है समान आशय। समान आशय शब्द संहिता में परिभाषित नहीं है। समान आशय का अर्थ मस्तिष्क का पूर्व मिलन, अभियुक्तों के बीच साठगांठ, पूर्व नियोजित योजना, अभियुक्त गण का एक दूसरे से परिचित होना तथा उसमें भागीदारी करना। इसमें एक वाद आया था महबूब शाह बनाम एम्परर। इस प्रकरण में सर माधवर नैयर ने धारण किया कि सामान्य आशय तथा समान आशय 2 भिन्न चीजें हैं। दोनों के मध्य विभेदक रेखा बहुत पतली किंतु विभेद वास्तविक है। सामान्य आशय में पूर्व नियोजित योजना का होना आवश्यक है। इसी में एक अगला वाद आया था एक पांडुरंग और अन्य बनाम स्टेट ऑफ हैदराबाद। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया है सामान्य आशय के लिए पूर्व नियोजित योजना और दिमागों का मिलन आवश्यक है। ऐसी पूर्व निर्धारित योजना और दिमागों का मिलन अपराध करने के पूर्व होना चाहिए। ऐसी योजना अपराध करने से तुरंत पहले हो सकती है या बहुत पहले। एक अगला वाद आया था ऋषि देव पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सामान्य आशय का निर्माण घटना स्थल पर भी हो सकता है। इसी के अंतर्गत अगला पॉइंट है नंबर 4 पर सामान्य आशय का अग्रसरण। केवल सामान्य आशय तब तक कोई अपराध नहीं हो सकता जब तक एक सामान्य आशय को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्य न किया गया हो।
धारा 34 अग्रसरण शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यह शब्द सक्रियता, भागीदारी या भूमिका के निर्वाह को स्पष्ट प्रतीक्षा करता है। इसमें उदाहरण आता है, उदाहरण देख लेते हैं। ए, बी, सी और डी 4 लोग एक्स की हत्या की योजना बनाते हैं। यहाँ चारों लोगों ने एक्स की हत्या करने का तो आशय है, लेकिन धारा 34 तब तक लागू नहीं होगी जब तक चारों व्यक्ति एक्स की हत्या करने के लिए कोई कार्य नहीं करते, अर्थात सामान्य आशय क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। इसी में नंबर 1 पर पॉइंट आता है, धारा 34 वहीं लागू होती है जहां अभियुक्त गण घटना स्थल पर उपस्थित रहे हों, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अभियुक्त घटना स्थल पर ही खड़ा रहा हो, बल्कि इसका अभिप्राय यह है कि अभियुक्त का अपराधकर्ताओं से बराबर संपर्क बना हुआ हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। अभियुक्त अपराधकर्ताओं को खतरे की सूचना देने के आशय से खड़ा हो या अपराधकर्ताओं को ले भागने के लिए गाड़ी लिए खड़ा हो, तो ऐसी व्यक्ति को घटना स्थल पर उपस्थित माना जाएगा। उसमें एक वाद आया था, वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर का मामला इस संबंध में महत्वपूर्ण है। इस मामले में वीरेंद्र कुमार पर अन्य अभियुक्त के साथ डाक खाने के पोस्ट मास्टर की हत्या करने का आरोप था। साक्ष्यों से यह साबित था कि वह न तो उस कमरे में उपस्थित था जहां पोस्ट मास्टर की हत्या की गई थी और न ही उसने मृतक पोस्ट मास्टर पर गोली चलाई थी। वह घर के बाहर खड़ा था। निर्णित हुआ कि अपीलार्थी वीरेंद्र कुमार घोष भी पोस्ट मास्टर की हत्या के लिए दोषी था, क्योंकि हो सकता है कि वह घर के बाहर साथी अभियुक्तों को सूचना देने के लिए खड़ा हो। लॉर्ड समनर महोदय ने कहा कि आपराधिक कृत्य में वह भी सक्रिय भाग लेते हुए माने जाते हैं जो केवल खड़े रहते हैं तथा प्रतीक्षा करते रहते हैं। इसी के अंतर्गत अगला वाद आया था, मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यदि अभियुक्त का आपराधिक कार्य से संपर्क बना हुआ है तो ऐसे अभियुक्त चाहे भले ही संसार के किसी कोने में उपस्थित हो, उसे घटना स्थल पर ही उपस्थित माना जाएगा। नंबर 2 पे पॉइंट दिया हुआ है, वास्तविक योगदान। किसी व्यक्ति को केवल घटना स्थल पर उपस्थिति के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि उसने अपराध कारित करने में वास्तविक योगदान न किया हो। एक अगला वाद आया था, घनश्याम एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। इस मामले में निर्णित किया गया कि जहां अपराध 15 वर्षीय बालक के पिता एवं चाचा ने किया हो, वहां मात्र घटना स्थल पर उपस्थिति के आधार पर अपीलार्थी बालक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, परंतु वास्तविक योगदान का अर्थ यह नहीं है कि सभी अभियुक्त अपराध को अपने हाथ से ही कारित करें। किसी व्यक्ति का वह कार्य वास्तविक योगदान कहा जाता है जिससे अपराध करने वालों को सहायता या सहयोग पहुंचता हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।